नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी 2022 प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले 10 क्वेश्चंस का सेट। इकोनॉमी स्टार्ट कर चुका हूं, आशा करता हूं आपको इकोनॉमी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इकोनॉमी थोड़ी सी टफ होती जाएगी, तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक से रिविजन करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप आंसर्स देंगे तो आपको क्वेश्चंस जल्दी से याद हो जाएंगे। बहुत हद तक यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में। मतलब जब मैं कहता हूँ क्वेश्चंस दिखेंगे, से मतलब मेरा मतलब होता है कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वही एग्जाम में आता है। अगर आप 2022 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरीज बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कोई और पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, सीरीज उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सीरीज की बात कर लेते हैं। लगभग 100 से 110 सेट्स आएंगे, यानी 1100 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पॉलिटी हम खत्म कर चुके हैं, इकॉनमी और बाकी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज्योग्राफी भी हम यहाँ पे करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी करेंगे। अच्छा, जब बात आती है कि कौन कौन से सोर्सेज को कवर किया जाएगा, तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, सीरीज को अच्छे से देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पीडीएफ भी डाउनलोड करने हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे @कपिल लाइव से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 266 की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने यहाँ पे वो बेसिकली मेजर करती हैं। क्या मेजर करती हैं? आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को। अब इंडिया में जब हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, सीआरए की, तो सीआरए किस किस पे एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल पे, बैंक्स पे, कंपनीज पे, नेशंस पे। आपको याद होगा, जब भी आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, तो आपकी एक सिबिल प्रोफाइल जरूर आपको वहां मिलती होगी। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपकी सिबिल प्रोफाइल जरूर बनती है। सो अल्टीमेटली यही जो प्रोफाइल्स हैं, यही यहाँ पर बात करती हैं कि आपका भी क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। तो इंडिविजुअल का होता है, बैंक्स का होता है, ठीक है। then उसके बाद कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनका होता है। और नेशंस का भी जो क्रेडिट रेटिंग है वो किया जाता है, जैसे आप सोवन डेट रेटिंग कहते हैं, सोवन रेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं? तो बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में आपने कोल को एक्सट्रैक्ट किया, वुड को आपने प्लग किया, वुड को आपने निकाला, फाइनली उस वुड का आप कोई भी एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने आपने भेजा और फिर बाद में उसको सेल किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरडिपेंडेंसी जो है वो इन तीनों सेक्टर्स पे होती है। चलते हैं क्वेश्चन 268 की तरफ। एनईपी क्या है? एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। कब से आई थी? 1991-92 से इसको अप्लाई कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, और इनफैक्ट ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई थी। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एनईपी होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक हमेशा चर्चा में रहता है, तो कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो, वर्ल्ड बैंक का काम है प्राइवेट लोन्स गारंटी करना, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डेवलप करना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, और रिहेबिलिटेट करना वॉर रूइंड इकोनॉमीज को। आपको याद होगा, वर्ल्ड बैंक लाने का सबसे बड़ा रीजन ही सबसे पहला यही था कि वॉर रूइंड इकोनॉमीज जो थी, उनके लिए एक इंटरनेशनल बैंक लाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे, प्राइवेट लोन्स नहीं देते हैं। देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, उसको एक बड़े लोन की जरूरत है, तो वर्ल्ड बैंक गारंटी दे देता है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल तो मिलती है मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 270 पे। न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द सेक्टर? देखिए, सबसे ज्यादा ग्रो करता है हमेशा सर्विस सेक्टर, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें। तो यहाँ पे जो जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा आजकल आपको इमर्ज होती दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की भी बात करेंगे, तो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा जॉब जो है वो इसी सेक्टर में क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो न्यूली इमर्जिंग है। टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी सेक्टर का थर्ड एस्पेक्ट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर, या फिर जितनी भी नई इकोनॉमीज़ हैं, न्यू इकोनॉमीज़ हैं, चाइना को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर न्यू इकोनॉमीज़, या फिर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ पे डिपेंडेंट हैं। चलते हैं 271 की तरफ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, ये हमने कल किया था। विद रिगार्ड टू जीडीपी आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है भारत के जीडीपी में मात्र 20% से कम योगदान देते हैं। बात बिल्कुल सही है। जीडीपी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये सही है या नहीं है? देखिए, जीडीपी क्या है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, नंबर से पता चलता है। ऐसा नहीं कि देश की जीडीपी बहुत ऊपर जा रही है,
तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा हो, गरीबी भी बढ़ रही होगी, इनइक्वालिटी भी बढ़ी रही होगी, तो ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट गिना जाता है। इसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यूज करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का ये नहीं है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि हाँ ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही। तो 1 एंड 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर कहा जाता है, देखिए बात बिल्कुल सही है, 1 एंड 3 होगा। तो 1 एंड 3 आपने देखा करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 1 एंड 3 करेक्ट है। 17% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिखेगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ यही एक सोल फॉर्मूला है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का। चलते हैं 272 की तरफ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP, it is GDP calculated after the adjusting the weight of value of depreciation. In India, Ministry of Finance decides and announce the rates of which the assets depreciate. फिर NDP of an economy have to always be greater than GDP। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं GDP क्या है। जब GDP में से आप डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो आपके पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सब्सिडी आते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो डिसाइड करती है। हर कंट्री का अपना अपना डिप्रिसिएशन का पैरामीटर होता है, ये वहाँ की अकाउंटिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैलकुलेट करके बता देती है। तो 2 इज रॉन्ग, 2 रॉन्ग हो जाने से अब आपको पता चल गया कि 1 जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जीडीपी जो है वो ग्रॉस है, बड़ी फिगर है, जब आप उसमें से डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगा, यानी एनडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं विद रिगार्ड टू ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये टर्म किसने दिया था? मेजेस्टी ऑफ 4th किंग ऑफ भूटान ने दिया था, बात सही है। द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड अपॉन अ रोबस्ट मल्टी डायमेंशनल मेथोडोलॉजी नोन एज अल्कायर-फोस्टर मेथड, बात बिल्कुल सही है। गुड गवर्नेंस इज वन ऑफ द 4 पैरामीटर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो आपको पता ही होगा भूटान में क्या होता है। हम जैसे हम बात करते हैं जीडीपी की, भूटान बात करता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की। वो कहता है कि लोग जब हैप्पी रहेंगे, 4 पिलर्स हैं, गुड गवर्नेंस रहेगी, सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन होगा, तो देश में अपने आप खुशी आएगी। और जब बहुत ज़्यादा लोग हैप्पी रहेंगे या लोगों की जो ओवरऑल सोशल वाइबिलिटी है वो अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी हैप्पीएस्ट ऑफ द लॉट, और कंट्री जो है वो ग्रो करेगी, वो लोग अर्निंग भी अच्छी कर पाएंगे, उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो जो भूटान है वो इसी पे जाता है। तो इसके 9 डोमेन्स हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग है, हेल्थ एजुकेशन टाइम है, कल्चर डाइवर्सिटी है, रिजिलियंस है, गुड गवर्नेंस है, ये सारे के सारे 9 जो पैरामीटर्स हैं, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। चलते हैं 274 पे। विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन अ कंट्री, इसमें से कौन सा प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं है जब भी हम बात करते हैं कंट्री में? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट पेमेंट्स ऑन फॉरेन लोन्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं प्राइवेट इनकम की, तो सबसे पहले क्या होगा? प्राइवेट इनकम बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है, फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है, यानी जो फॉरेन लोन्स की करंट पेमेंट है वो यहाँ पे नहीं है। चलते हैं 275। इन डैश वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट्स इन मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन सा हम इकोनॉमिक्स का ब्रांच पढ़ रहे हैं? हम उस समय पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करते हैं? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं माइक्रो और मैक्रो में। देखो माइक्रो उन यूनिट्स को स्टडी करती है जिससे मैक्रो की डिसीजन मेकिंग होती है। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, आप यानी बात कर रहे हैं प्राइसेस की, ठीक है। प्राइसेस क्यों कम ज़्यादा हो रहे हैं? सप्लाई डिमांड की आप बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा? जब हम बात करें सप्लाई और डिमांड की, तो सप्लाई और डिमांड अगर विशिएट होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है? वो ऐसा ब्रांच होता है जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है और डिसीजन मेकिंग में फिर हेल्प करती है। इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा सप्लाई में कोई इशू है, डिमांड में कोई इशू है, तो अकॉर्डिंगली जो है केटर किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी कंडीशंस बताती है जिसपे इकॉनमी कैसे काम करेगी या इकॉनमी के क्या क्या पैरामीटर्स हैं या क्या
डिमांड सप्लाई के इश्यूज़ हैं, क्या प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं, उनको कैटर करने में हेल्प की जाती है। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे इकोनॉमी के। बहुत स्लोली ग्रेजुअली हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम ईज़ी टू टफ पे जाएँगे, ठीक है? लास्ट के क्वेश्चंस होंगे थोड़े टफ होंगे, फिर करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सेशन को देखते रहिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।